आज +91 हिंदुस्तान का सिर्फ आईएसडी कोड नहीं रहा, मतलब इंटरनेशनल कोड नहीं रहा, ये बन चुका है डॉलर की वैल्यू। मतलब $1 के बदले आपको मिलने वाले हैं 91 रुपीस और $1 के लिए आपको देने पड़ सकते हैं 91 रुपीस आज के हिसाब से। तो बॉस बात यह है कि रुपया एक साल में 6% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है और ये बन चुका है वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द एशिया। पर हिंदुस्तान में रहने वाली जनता का मानना है कि रुपया गिरे या रुपया बढ़े, उससे हमें क्या लेना देना। ना तो हम डॉलर खरीदते हैं, ना हम विदेश जा रहे हैं, ना हमारा कोई विदेश में रह रहा है जिससे हमें कोई फायदा हो। जिन लोगों का कोई रह रहा है उनका में भी फायदा हो सकता है, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द लोग जो कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनका कहना है कि हमें इससे क्या लेना देना। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना है। तो चलिए समझते हैं मेरे यानी केशव के साथ शून्य भाई फिनवेशिया। इंडिया इंपोर्ट भी करता है और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, पर अगर बात करें नंबर्स की तो आंकड़े बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हिंदुस्तान ने करीब 915 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट किया, और वहीं बात करें एक्सपोर्ट की तो लगभग 800 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। तो अगर हम देख रहे हैं तो नंबर्स हमें बना रहे हैं इंपोर्ट डोमिनेंट, मतलब हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट में हमारे नंबर्स कम है। यूएस एक इंपोर्ट डोमिनेंट कंट्री है, लेकिन जो उनका डॉलर है वो लगभग 65 to 70% वर्ल्ड ट्रेड में यूज किया जाता है। इंडिया की डोमिनेंसी इतनी नहीं है। तो अब क्या है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि यार फिर हम लोग जो कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट हम इंडियन रुपीज में क्यों नहीं करते। कई जगह करते भी हैं, पर दिक्कत क्या आती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने सऊदी अरब से 1000 रुपए का तेल खरीदा, ठीक है, और हमने उनको 1000 रुपए की पेमेंट रुपए में कर दी, और अब वो पूछते हैं कि 1000 रुपए का हम क्या करेंगे। तो हमने क्या बोला कि आप एक काम करो, आप जो कुछ भी हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी पेमेंट आप हमें दे दो रुपए के तौर पे, तो हम आपसे रुपया वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि वो कह रहे हैं हम आपसे 500 रुपए का ही इंपोर्ट करा, मतलब आप हमें सिर्फ 500 रुपए का सामान ही बेचते हो, तो 500 तो हम आपको दे देंगे, बाकी बचे हुए 500 का क्या करोगे। तो 500 रुपया जो है वो उनका वेस्ट ना हो जाए, इसलिए वो हमसे क्या कह रहे हैं, आप हमें डॉलर टर्म्स में पेमेंट करो। कुछ पेमेंट वो रुपी टर्म में ले रहे हैं, कुछ पेमेंट वो डॉलर टर्म में ले रहे हैं। अब डॉलर का क्या, डॉलर कोई दूसरी कंट्री भी ले लेगी, नहीं किसी ने लिया तो डॉलर को वो यूएस में ही इन्वेस्ट भी कर देते हैं, वहां की मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि डॉलर जो है वो हर कंट्री एक्सेप्ट कर रही है। बात करें इंडियन रुपीस की तो ये ट्रेड के लिए उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, रुपए की गिरने की कुछ फायदे जो हैं वो ऐसे लोगों को हो सकते हैं जो कि एनआरआईज है ना, मतलब बाहर जाके काम कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में डॉलर्स में पेमेंट ले रहे हैं, तो वो जब इंडिया भेजते हैं अपना पैसा तो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। वहीं दूसरे जो एक्सपोर्ट बिजनेस में है तो वो जब अपना माल पहले बेचते थे तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए $1 की कीमत होती थी 85 रुपए, तो अगर उन्होंने $100 का सामान भेजा तो उनको 8500 मिलते थे। आज 91 वैल्यू है, तो हो सकता है जब आप वो $100 का भेजेंगे तो उसके बदले उनको 9100 मिलेंगे। लेकिन ये फायदा कुछ ही लोगों तक सीमित है, बाकी हिंदुस्तान का क्या, बाकी हिंदुस्तान के ऊपर इसका बर्डन आता है। लोग कहते हैं नहीं आता, हमें क्या लेना देना, हम कौन सा रोज विदेश जा रहे हैं, हम विदेशों से सामान तो खरीद रहे हैं ना, जिस वजह से अब हम सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके आते हैं, उनका जो मतलब रॉ मटेरियल्स है वो आता है। ये सारी चीजें इंडिया में बिकने वाले सामान को महंगा कर देती है। अब अगर आप जो कच्चा तेल खरीद रहे हो, जब पहले रुपए की वैल्यू 85 रुपीज थी, मान लो आपने $100 का तेल खरीदा, उसके लिए आपने 8500 रुपए पे किए, आज आपको उसी के बदले 9100 पे करने पड़ रहे हैं, तो उसका बर्डन कहां जाएगा। क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, अब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो हमारे घर में जो सब्जी आ रही है वो भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि वो सब्जी भी किसान के खेत से निकल के मंडी तक पहुंची। अब वो किसान के खेत से मंडी तक आई तो किसान को जहां पर 100 रुपए का तेल लगता था आज उसको वो 105 का लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसकी कॉस्ट एड ऑन करेगा, तो वो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी और हमारी जेब के ऊपर पड़ेगा। अब इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आता है। स्टॉक मार्केट में एफपीआई है ना, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एफआईआई जिनको हम बोलते थे, इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करते थे, हिंदुस्तान में पिछले एक साल में $17 बिलियन का उन्होंने कैश आउट किया, मतलब अपना पैसा ले गए वो वापस अपनी कंट्री में। क्यों? क्योंकि एक सिंपल मैथ से समझते हैं,
आप एग्जाम्पल के लिए मानिए कि 85 रुपीज पर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अब 85 रुपीज के हिसाब से मान लो उन्होंने डाले $100, तो $100 की वैल्यू कितनी बन गई 8500। अब इसके ऊपर उनको 10% का प्रॉफिट हो गया, 850 रुपए उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, तो उनकी वैल्यू कितनी बन गई 9350। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने अपने रुपए से देखा, हमारे हिंदुस्तान में तो 10% उन्होंने कमा लिया, लेकिन रुपए के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10%, और अगर उनके डॉलर के हिसाब से कर रहे हैं तो जब हम 9350 को 91 से डिवाइड कर रहे हैं तो उनके हाथ में आ रहे हैं 102 रुपए लगभग 75 पैसे। मतलब जहां पर इंडिया की ग्रोथ 10% थी, उनका पैसा तो सिर्फ 2.75% ही बढ़ा। तो वो कहना यार ये क्या हो गया, हमें हमारा पैसा वापस करो, हम और कहीं डाल लेंगे। तो वो उन्होंने अपनी जो निवेश थे, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो पुल आउट कर ली, जिस वजह से हमें इंडियन मार्केट में भी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। FIIs का हिंदुस्तान में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो सेकेंडरी मार्केट में अपना पैसा डाल के रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को दिखाता है, ठीक है। अगर वो आप पैसा डालेंगे भी तो वो ऐसी कंपनीज में डालेंगे जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनियों में पैसा डालेंगे, जैसे ही उनको अपना प्रॉफिट दिखा उन्होंने अपना पैसा पुल करना और वापस भाग जाना है। तो हम इंडियंस क्या कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारी पॉकेट में कम हो। सबसे पहली चीज वोकल फॉर लोकल, जो चीजें हिंदुस्तान में बनती हैं उसका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो रुपया है वो बाहर न जा पाए। तो हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि बाहर चीजें अच्छी मिलती हैं, ठीक है, हम कोशिश करते हैं, इंडिया में दिमाग की कमी थोड़ी ना है, हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ और अच्छा बना सकें जो कि हिंदुस्तान में ही यूज हो सके। उसके बाद हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। हिंदुस्तान राइस, चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो चावल हम बनाते हैं, हमारे पास स्पाइसेस, मसालों की ताकत है, मसालों की ताकत से हम पूरी दुनिया पे कब्जा करते हैं। इसके बाद टेक्सटाइल्स में हम आगे जा सकते हैं। बांग्लादेश जैसी कंट्री जो है वो टेक्सटाइल्स में हमसे ज्यादा अच्छा कर पाई थी। आज बांग्लादेश में सारे जो आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में कितना बड़ा क्राइसिस आया, तो वो जो उनका एक्सपोर्ट या जो उनका जितना भी बिजनेस लॉस हुआ है उसको इंडिया कैटर कर सकता है। वर्ल्ड में टेक्सटाइल पावर को एक बार इंडिया फिर से दिखा सकता है। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि रुपए के गिरने का हमें कोई नुकसान नहीं होता, हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कुछ लोगों को इसका फायदा हो सकता है, पर ओवरऑल जो नुकसान है वो हमारा और आपका ही होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ इतना अवेयर करना चाह रहे हैं कि गिरता हुआ रुपया आपकी सैलरी, आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, तीनों ही चीजों के लिए घातक है। इसलिए आगे से कभी ये नहीं कहना कि गिरते हुए रुपए से हमें क्या ही फर्क पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.